पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एल्कीन के बारे में। उसमें उसका नामकरण, उसका जो है समावयवता, उसका बनाने की विधि, कैसे बनाते हैं, उसके भौतिक गुण, इन सबों के बारे में पढ़ाई की हम लोग। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के रासायनिक गुण। एल्कीन में जो है कार्बन कार्बन के बीच में द्विया बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो जाहिर है कि उस पर जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो कोई भी जिसको नाभिक रागी प्रतिकारक, जिसको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिकारक, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन है तो कैसा प्रतिकारक अटैक करेगा, जिसमें धन आवेश हो या जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वैसे प्रतिकारक आकर के इस पर क्या कर सकते हैं, संयोग कर सकते हैं इसके साथ, उस बंधन के साथ, और डबल बॉन्ड को तोड़ के वहां पर से क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, यह तुमको एक इलेक्ट्रॉन, जो तुमको है इलेक्ट्रॉन रागी संयोजन प्रतिक्रिया क्या करता है, ये देता है। तो इसमें संयोग जो है तुमको इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण लिख लेते हैं, द्विआबंध में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण एल्कीन इलेक्ट्रॉन रागी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रागी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक संयोजन प्रतिक्रिया देता है, ये इसका गुण होता है। इसके अलावा और भी कुछ प्रतिक्रियाएं इसके बारे में पढ़ेंगे, ये इसका प्रमुख प्रतिक्रिया है। जैसे उसमें एक नंबर में कहें पहले हाइड्रोजन का संयोग, और हाइड्रोजन का संयोग, तो हाइड्रोजन में क्या होगा तुमको, तो ये तो तुमको एल्कीन में H2 का संयोग Ni या तुमको क्या हो जाएगा Pd या Pt, पैलेडियम या प्लेटिनम, निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम, तीनों में कोई एक ले लीजिए, की उपस्थिति में कराने पर, तो पहले से बताएंगे एल्केन के विषय में बताएंगे, एल्केन प्राप्त होता है, में एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होगा। जैसे कि तुमको ले लो यहाँ पर CH3 प्रोपीन, जैसे प्रोपीन का होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे H2 गैस दे दो और यहाँ पर निकेल दे दो, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस साइड जुट जाएगा, डबल बॉन्ड के क्रॉस में जुटेगा, तो CH3 में तो खैर पहले से ही पूरा है 4 बॉन्ड, इसमें नहीं जुटेगा, और एक हाइड्रोजन CH में जुट जाएगा तो CH2 हो जाएगा, और दोनों के जो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये CH3 हो गया, तो प्रोपेन बन गया। पहले था ये प्रोपीन, अब ये बन गया प्रोपेन, ये हो गया प्रोपीन था, ये PROPENE प्रोपीन, अब इससे बन गया प्रोपेन, ये प्रोपीन, इससे बन गया ये प्रोपेन। तो ये तुमको हाइड्रोजन के संयोग से हो गया। इसमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड के एक, जब तुमको 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक तरफ डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या हुआ, एक हाइड्रोजन का संयोग हो गया। ये तुमको हो गया एक तरह से कैसा प्रतिक्रिया कहलाएगा, ये संयोजन प्रतिक्रिया हो गई, संयोग हुआ हाइड्रोजन का, इसलिए संयोग। और इसी तरह से और भी संयोजन प्रतिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हेलोजन का संयोग करना। उसी तरह से हेलोजन जब संयोग कराएंगे तो हेलोजन क्या होगा, जैसे कि हेलोजन में तुमको ब्रोमीन वाटर से कराते हैं अगर, तो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है ब्राउन कलर का होता है, तो ब्रोमीन को का जल में, ब्रोमीन जल से जब प्रतिक्रिया कराएंगे तो वह क्या होगा, उसका जो ब्राउन कलर होता है, भूरा रंग होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो इससे ये जो टेस्ट होता है तुमको, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड दे सकता है, इसको टेस्ट के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि उसका जो है Br2 का जो रंग है वह डिस्कलर हो गया, मतलब डिकलराइज हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। इससे हमको पता चल जाता है कि उस यौगिक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। इसको कहते हैं अनसैचुरेशन का टेस्ट, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का टेस्ट होता है। तो दूसरा नंबर में है हेलोजन का संयोग। हेलोजन का संयोग,
एल्कीन ब्रोमीन जल के रंग को रंगहीन कर देता है, रंगहीन कर देता है, जिससे असंतृप्तता की पुष्टि होती है। मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पुष्टि होती है, मतलब कोई भी ब्रोमीन जल को अगर डिक्लोराइज कर दे, तो जैसे कि कोई भी यौगिक है, तो ये क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे प्रोपीन ही फिर उदाहरण है, Br2 दे देंगे और जल की उपस्थिति में Br2 एक्वस जल का, ये क्या होगा तुमको, ये Br एक तरफ आ जाएगा, एक तरफ Br प्लस, एक बार Br माइनस, तो Br प्लस पहले अटैक करता है, तो ये बन जाएगा CH3 है, डबल बॉन्ड के क्रॉस में यहाँ क्या है, एक तरफ Br और इधर भी एक तरफ क्या आ जाएगा तुमको, CH2 में एक तरफ Br, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, यही हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ये तुमको बन जाएगा, ये तुमको Br2 जल रंग के वो क्या कर देगा, ये रंगहीन कर देता है। तीसरा नंबर में अब हम लोग संयोग में जाएंगे, जिसको कि काफी डिटेल में बताया गया है, वो है तुमको हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग, हाइड्रोजन हैलाइड HX, इसमें HX का मान क्या का संयोग, X बराबर हो सकता है तुमको Cl Br और I, ये तुमको क्लोरीन ब्रोमीन या आर्गिन। तो एल्कीन में HX HBr HCl HI, ये सब को जोड़ करके हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्कीन हैलाइड बना सकते हैं। तो लिख लेते हैं, एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड के संयोग से, हाइड्रोजन हैलाइड के संयोग से एल्कील हैलाइड, एल्कील हैलाइड प्राप्त होता है, एल्कील हैलाइड प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा तुमको CH2 डबल बॉन्ड CH2 आप प्लस क्या कर देते हैं HX, इससे क्या हो जाएगा तुमको, एक तरफ आ जाएगा H, एक तरफ आ जाएगा X, जैसे जुड़ता है, और डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में, ये CH2 में H जुड़ गया, CH2 हो गया और X हो गया, Cl होगा, Br होगा, I होगा। तो इसमें यहां तक तो इसमें एक सिंपल है कि एक तरफ H जुड़ गया, एक तरफ X जुड़ गया। अब ऐसे एल्कीन हो जो असंतृप्त एल्कीन हो, तो उसमें अगर तुमको जोड़ना हो तो वो किस तरह से जुटेगा, उसके लिए तुमको एक है नियम है, जिसको बोलते हैं मार्कोनिकोफ का नियम कहते हैं। इसी में जबकि तुमको असंतृप्त अगर एल्कीन होगा, तो एल्कीन से जब जुटता है तुमको मार्कोनिकोफ का संयोग का नियम है, जैसे कि तुमको जब प्रोपीन में जोड़ना हो, ब्यूटीन में जोड़ना हो, तो इसमें कैसे H कहां जुटेगा, उसके लिए एक नियम है जिसको लोग कहते हैं मार्कोनिकोफ का नियम। मार्कोनिकोफ का नियम, मार्कोनिकोफ का नियम, एल्कीन में इलेक्ट्रॉन रागी संयोजन प्रतिक्रिया में ऋणात्मक मूलक उस कार्बन से जुड़ता है
जिसमें हाइड्रोजन कम हो, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो तथा धनात्मक मूलक अधिक संख्या वाले कार्बन से जुड़ता है, मतलब डबल बॉन्ड के तरफ ही डबल बॉन्ड जहां रहेगा उसी में जुटेगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में यहां देखें, तुमको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोपीन जैसे हम लोग लिए, और इसमें अगर तुमको HBr चलो HBr ये नियम कहता है कि ऋणात्मक भाग H प्लस हुआ Br माइनस, ऋणात्मक भाग कौन हो गया इसमें Br हो गया। तो मार्कोनिकॉफ का करना यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के क्रॉस में देखें, एक तो CH3 है, डबल बॉन्ड जहां CH और CH2, तो CH जिसमें हाइड्रोजन कम है उसमें ऋणात्मक जाएगा H प्लस और Br माइनस, तो Br माइनस ऋणात्मक भाग है, तो जो जिसमें हाइड्रोजन कम है किसमें CH में हाइड्रोजन कम है तो उसमें क्या जाएगा ऋणात्मक जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, इसके कहने का मतलब CH3 CHBr यहां जोड़ दीजिए और इस CH2 में H जोड़ दीजिए, यही तुमको मुख्य उत्पाद होगा, ये मुख्य उत्पाद होगा। ये मतलब ये अगर उल्टा जोड़ देते, जैसे कि यहाँ पे अगर Br जोड़ते इधर साइड में, जैसे एक प्रोडक्ट बन सकता है CH3 CH2 CH2Br, तो वो जो होगा वो निम्न मैंने उसकी कम बनेगी। वैसा संयोग मतलब करने के बजाय यही मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कैसे जोड़ लिया आप इसको, ऋणात्मक भाग को जाइए उस कार्बन से जिसमें कि हाइड्रोजन कम हो, तो जाहिर बीच वाला हाइड्रोजन जो CH है उसमें जुटेगा, ना कि CH2 में जुटेगा। तो यही इसी तरह हम लोग कौन सा नियम मार्कोनिकॉफ नियम, तो इसको मार्कोनिकॉफ नियम से भी लिख कर सकते हैं। तो कभी भी इसमें तुमको जो है जब संयोग करेंगे तो किस ढंग से होगा इस समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि है तुमको इसका मैकेनिज्म है, कैसे इसको क्रिया विधि इस मार्कोनिकॉफ नियम से भी समझ सकते हैं या इसकी क्रिया विधि भी है, तो इसका क्रिया विधि भी देख सकते हैं कैसे इसका किस ढंग से पालन होता है, जिसमें कि तुमको कार्बोकेटायन बनता है, कार्बन आयन का निर्माण होगा और उसके द्वारा भी क्या हो सकता है इसको समझा जा सकता है क्रिया विधि के द्वारा। तो क्रिया विधि में तुमको है क्रिया विधि इसमें आ जाएगा तुमको, तो पहले HBr जैसे है HBr का संयोग करा रहे हैं हम लोग CH3 प्रोपीन से, तो उसकी क्रिया विधि क्या होगी। तो क्रिया विधि है उस प्रतिक्रिया का, जैसे जो अभी लिखे थे मैकेनिज्म, तो HBr टूटता है पहले एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के, तो इस अम्ल है टूट जाएगा H प्लस और प्लस Br माइनस, तो ऋणात्मक भाग हो गया ये टूट गया। और जाहिर है कि जो एल्कीन है इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ कौन अटैच करना चाहेगा H प्लस या Br माइनस। जाहिर है कि ऋण आवेश वाला के इलेक्ट्रॉन से क्या काम है, वो नहीं लेना चाहेगा, उनको दोनों को एक जैसा इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है, Br माइनस के पास ऋण आवेश है, तो वह संयोग नहीं करेगा इससे कौन संयोग करेगा, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जाहिर है इसके साथ इस पर कौन अटैक करेगा जाकर के H प्लस, और जो डबल बॉन्ड जो है जहां पर इस H प्लस के साथ इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ करके दो तरह की संभावनाएं होती है। अगर इस कार्बन पे जुट गया या इस पर अगर इस लास्ट वाला कार्बन पे जुड़ा तो यहाँ CH3 प्लस बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बन का टाइम हो गया। ये देखो ये जो कार्बन है जिसमें प्लस चार्ज है वह दो कार्बन जुड़ा, इसको 2 डिग्री कहते हैं, इसको ये 2 डिग्री कार्ब धनायन हुआ, 2 डिग्री कार्ब धनायन हुआ कार्बोकेटायन, और या बन सकता था, और दूसरा संभावना था CH3 CH2 CH2 प्लस, मतलब लास्ट वाला में क्या होगा तुम्हारा ये H जुट गया बीच वाला, इधर का प्लस आ गया, इसमें ये 1 डिग्री कार्ब धनायन, 1 डिग्री कार्ब, ये क्या है तुमको समझ में आ गया होगा। डबल बॉन्ड पर जाकर अटैक किया, कौन अटैक किया तुमको H प्लस, और वह क्या कर गया उसके साथ जुट गया, एक कार्बन से, दो कार्बन जो डबल बॉन्ड का दो कार्बन एक तरफ जुटेगा तो दूसरा तरफ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, चाहे क्योंकि डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड में दोनों कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक ही कार्बन दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो Br के साथ एक जुट गया, एक H के साथ जाकर जुट गया, एक H जो नया आया इसका मतलब दूसरे कार्बन को क्या इलेक्ट्रॉन कर, लेकिन 2 डिग्री कार्ब धनायन ज्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री कार्ब धनायन क्या होता है, ये ज्यादा अस्थायी है, 2 डिग्री ज्यादा अस्थायी होता है, ये ज्यादा अस्थायी होगा 2 डिग्री कार्ब धनायन 1 डिग्री से ज्यादा अस्थायी, 2 डिग्री यहां लिख देते हैं 2 डिग्री
कार्ब धनायन का स्थायित्व याद होगा तुमको, जो 2 डिग्री कार्ब धनायन 1 डिग्री कार्ब धनायन से अधिक स्थायी है। जो अधिक स्थायी रहता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग तुमको ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो जाहिर है ये जो तुम्हारा 2 डिग्री जब होगा इसमें Br माइनस जुटेगा, इसमें अगर Br माइनस जुटेगा तो Br जहां प्लस है वहां जुटेगा, इसमें जुटेगा तो CH3, यहाँ प्लस है तो CHBr और यहाँ CH3 हो गया, ये बन जाएगा। तो ये मेजर मतलब मुख्य उत्पाद के रूप में बन जाएगा, मुख्य उत्पाद यही बन जाएगा, इसको मेजर उत्पाद कहेंगे। और अगर इसमें जुट जाता है Br माइनस लास्ट वाला में तो क्या बनेगा, CH3 यहाँ प्लस है वहां पर जोड़ दिए CH2Br, ये बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है ये मतलब कम बनेगा, ये मुख्य उत्पाद नहीं होगा, इसको माइनर प्रोडक्ट कहेंगे, ये कम मात्रा में बनेगा। तो यही मार्कोनिकॉफ सूत्र यही कहता है कि ये जो तुम्हारा था ये मुख्य उत्पाद आता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन ये मुख्य उत्पाद होगा। और कभी परीक्षा में लिखना है तो मुख्य उत्पाद ही लिखना होगा। तो ये तुमको इसका कारण क्या होगा कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होता है, जो इस विषय पर तुम देखोगे तुमको जो कि प्रेरणिक प्रभाव इस समय तुमको बताया गया होगा, जो कि तुम्हारा जो लेक्चर होगा पिछले चैप्टर का उसमें तुमको इन सबों के बारे में देख सकते हो। 3 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है कार्ब धनायन में, उससे 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, तब होता है सबसे कम मेथिल होता है, मेथिल कार्ब धनायन का स्थायित्व, कार्ब धनायन का अस्थायित्व। फ्री रेडिकल में मुक्त मूलक में इसी यही क्रम है तुमको अस्थायित्व का, और इसी कारण से उत्पाद इसमें जो है तुम्हारा सबसे अधिक बनेगा। कैसे इसका मैकेनिज्म हुआ, पहले HBr टूटा तो H प्लस Br माइनस में, Br माइनस अटैक करेगा या Cl H प्लस, तो जाहिर है कि H प्लस की क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिकारक है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वही अटैक करेगा। तो वह 2 तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट बना सकता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कार्ब धनायन, ये 2 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग Br माइनस जब जुटेगा तो वह मुख्य उत्पाद बनाता है। ये तुमको इसका मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म अगर जान रहे हो तो मार्कोनिकॉफ सूत्र की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके कारण भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये सब जो प्रतिक्रिया है, इसके मैकेनिज्म है, इन सबों की जानकारी क्लास 12 में भी चाहिए, क्योंकि ये तुमको ये सब प्रतिक्रिया क्लास 12 में भी के परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, और उसके बुक में भी दिया हुआ है। क्लास 12 का पहला चैप्टर में ये सब सारी प्रतिक्रिया की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ोगे और इसको बढ़िया से समझ लोगे। अब है तुमको इसी में है, इसी संयोग में एक और चीज इसमें पढ़ाएंगे कि जब अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में रहता है, जो प्रतिक्रिया होता है वह HBr के साथ जो प्रतिक्रिया होता है वह एकदम प्रतिक्रिया मतलब 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है वह मुख्य उत्पाद हो जाएगा। तो वह किस तरह से होता है, उसकी क्या क्रिया मिली है, उसकी भी चर्चा करते हैं हम लोग। उसको कहते हैं पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड मतलब कि इसमें होता है ओ सिंगल बॉन्ड को, इसको पेरोक्सी बॉन्ड कहते हैं, की उपस्थिति में HBr एल्कीन से संयोग कर, HBr एल्कीन से संयोग कर मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनी को नियम के विपरीत उत्पाद बनाता है। जैसे कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, जैसे कि इसमें कहने का मतलब है जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, अगर पेरोक्साइड नहीं डालते तो अभी अब तक समझ गया होगा Br कहां जुड़ता है, मार्कोनिकॉफ का नियम होता है CH जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसमें जाकर जुड़ जाए, जिसका क्या भी मैकेनिज्म अगर डिटेल में ना भी जाए मार्कोनिकॉफ नियम से बना सकते हैं हम लोग। तो उसमें CH3CH Br CH3 बनता था, लेकिन जब पेरोक्साइड रहेगा यहाँ पर पेरोक्साइड रहेगा H2O2 या ROOR, तो पेरोक्साइड रहेगा तो क्या होगा यहाँ पर, इसमें देखो पेरोक्साइड जब रहेगा ROOR ऐसे करके जो बॉन्ड रहेगा इसमें, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये बात उलट जाता है, मतलब कि ये CH3 और जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है उसी में जाकर जुड़ जाएगा Br।
तो ये तुमको मुख्य उत्पाद रहता है CH3, ये मतलब इसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। ऐसा क्यों होता है, ये तुमको ये कहा था पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये जो तरीका होता है, ये जो स्टेप है, ये पूरा चेंज होता है इस बिहार के लिए। मतलब कि जिसमें कि वहां 2 ब्रोमोप्रोपेन होता था, यहाँ 1 ब्रोमोप्रोपेन मुख्य उत्पाद होगा। ऐसा काहे होता है, इसकी क्रिया विधि देखते हैं, इसकी क्या क्रिया विधि है। ये जो तुमको मुक्त मूलक क्रिया विधि की हो जाता है, क्रिया विधि इसका है RO सिंगल बॉन्ड OR। जब हीट देते हैं तो यहां पर जब जाएगा तो ये तुमको जो है ना हेमोलाइटिक फ्यूजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। इस प्रकार से RO डॉट प्लस क्या बन गया, RO डॉट बन गया, एक मुक्त मूलक बन गया। और ये मुक्त मूलक RO डॉट प्लस HBr, इससे बन जाता है ROH प्लस Br डॉट, ब्रोमीन मुक्त मूलक बन गया, ब्रोमीन मुक्त मूलक। अब ये जो Br डॉट है ये तुमको एल्कीन से जाके कंबाइन करेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br डॉट। तो इसमें भी Br दो तरह से बनेगा, या तो पहला वाला ऐसे CH वाला जुटेगा या CH2 वाला जुटेगा। देखो जैसे CH3 यहां पर अगर इससे इसमें डॉट आ जाएगा, अगर इससे जुटता है CH2 Br, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री मुक्त मूलक ज्यादा अस्थायी, 2 डिग्री मुक्त मूलक ज्यादा अस्थायी होता है, इससे जुट जाएगा। या तुमको कम मात्रा में बनेगा CH3 CHBr CH2 डॉट, ये कम अस्थायी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री कम अस्थायी मुक्त मूलक में। तो जाहिर है कि जो ज्यादा है अस्थायी उसी कॉरस्पॉन्डिंग आगे प्रतिक्रिया होगी, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग करते इसी से मुख्य उत्पाद बनेगा मेरा। तो मुख्य उत्पाद देखो क्या बनेगा तुम्हारा, CH3 CH डॉट, ये 2 डिग्री है, इसी से मुख्य उत्पाद बनेगा CH2 Br और प्लस क्या कर देंगे HBr, यहां से H ले लेगा और एक Br डॉट फिर मुक्त हो जाएगा। तो मतलब ये बन जाएगा CH3 H डॉट वहां से जुट गया CH2 और यहां Br हो गया, प्लस यहां पर मुक्त हो गया क्या तुम्हारा एक Br डॉट। ये Br डॉट फिर से क्या करेगा, यहां से फिर से एल्कीन से जुटेगा और इस तरह से बार-बार यही स्टेप क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो ये तुमको हो गया मुक्त मूलक में क्या होगा तुम्हारा, जो पेरोक्साइड के इफेक्ट में जो प्रतिक्रिया का जहां तक की बात रहा, जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, जस्ट एकदम मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत होते हैं, इसको एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी कहा जाता है, जो पेरोक्साइड की उपस्थिति में होंगे। जैसे तुम्हारा एक उदाहरण है तुम्हारे बुक में दिया हुआ, देखो कितना नंबर उदाहरण है तुम्हारा 12। तो 12 नंबर उदाहरण है, जिसमें कि ये भी देख सकते हैं, इसमें हेक्सीन में 1 हेक्सीन में दिया हुआ है, तुमको जोड़ना है HBr को। ऐसे एक आध लाइन इसमें पहले और इसमें फिनिश कर लेते हैं, तो उदाहरण देखते हैं। और एक चीज जान लो, एक पेरोक्साइड प्रभाव जो है तुमको नोट में लिख सकते हैं, HCl और HI नहीं देता है, इसको नोट में लिख लीजिए पहले, HCl एवं HI पेरोक्साइड प्रभाव नहीं देता है, पेरोक्साइड प्रभाव नहीं देता है। इस बात का मतलब यह हुआ कि HCl भी तुमको मैंने जो जैसे मार्कोनिकॉफ का नियम है ना, वैसी रूप में जुटेगा, पेरोक्साइड रहे या ना रहे। HBr ही सिर्फ ये रिएक्ट प्रभाव देता है, इसमें दोनों में अलग अलग रीजन होते हैं। मुक्त मूलक में HCl टूट नहीं पाता, और I डॉट जो होता है, जितना I डॉट अगर बनता है तो I2 बना लेता है। तो दोनों के अलग अलग कारण हैं, लेकिन दोनों ही क्या नहीं देते, पेरोक्साइड प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। तो अब देख लेते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 12 है हाइड्रोकार्बन अध्याय का, उदाहरण नंबर 12 देख लेते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है, उससे जो भी नियम बताए हैं उसी से तुमको क्लियर भी हो जाएगा। एनसीईआरटी उदाहरण 12 हेक्स 1 तो CH3 या हेक्स 1 ग्रेस दे दो, या उधर से डबल को ग्रेस दे देना, चलो। दूसरा कार्बन हो गया CH2, तीसरा कार्बन हो गया CH2, चौथा हो गया CH2, पांचवा हो गया CH कर दो, डबल बॉन्ड CH2, हेक्स 1 हो गया, 6 कार्बन हो गए इधर से। और प्लस कर रहा है तुमको HBr करने, एक बार बिना पेरोक्साइड का। बिना पेरोक्साइड में क्या करेंगे हम लोग, पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, जिधर हाइड्रोजन कम है उधर निगेटिव पार्ट Br चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3, तो इधर से तो कोई दिक्कत है नहीं, CH3 दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यहाँ तक ठीक है। पांचवा कार्बन में क्या आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन कम, इधर Br चला जाएगा, छठा कार्बन में H आ जाएगा। ये तुमको 2 ब्रोमो हेक्सेन बन गया, 2 ब्रोमो हेक्सेन, ये मुख्य उत्पाद हो गया तुम्हारा, जबकि पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब करेंगे तो क्या होगा,
चलो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 6 कार्बन हो गए प्लस HBr करना है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, यहाँ लिखा हुआ पेरोक्साइड। एक बार अनुपस्थिति में एक और उपस्थिति, पेरोक्साइड की उपस्थिति क्या हो जाता है, ठीक बदल जाता है। एक बार क्या हो जाएगा तुमको Br चला जाएगा किस पे, लास्ट वाला कार्बन इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 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 ये भी CH2 और CH2 Br इधर चला जाएगा। पेरोक्साइड की उपस्थिति जस्ट उल्टा हो गया, 1 ब्रोमोहेक्सेन बन गया, 1 ब्रोमोहेक्सेन। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में ठीक देखते हो जो कि अभी मैं ये एंटी मार्कोनिक पेरोक्साइड का इफेक्ट होता है जो मुक्त मूलक होता है और इसमें कार्बन धनायन का निर्माण होता है। इस प्रकार से दोनों के मैकेनिज्म अलग है, लेकिन प्रोडक्ट के आंसर यही होंगे तुम्हारा, दोनों में आंसर बढ़ जाता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा काफी डिटेल में। तुमको इसको बुक में भी है, उससे भी तुम पढ़ सकते हो, किताब में भी देख सकते हो इसका। अब है तुमको H2SO4 का संयोग, ये तीसरा नंबर था तुमको हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग। हम लोग पढ़ रहे थे पहले हाइड्रोजन का संयोग हमने पढ़ा, फिर हेलोजन का, और ये तीसरा था तुमको हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग, जिसको काफी डिटेल में देखा गया, मैकेनिज्म वगैरह सब दिखा इसमें। अब है चौथा नंबर ना, H2SO4 का संयोग, H2SO4 का संयोग। H2SO4 में जैसे देखो तुमको एक प्रतिक्रिया ही लिख ले रहे हैं, देखो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 है और प्लस H2SO4 है। तो देखो H2SO4 टूटेगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस, तो HSO4 में जो ऋणात्मक वाला भाग है वो जाएगा उस हाइड्रोजन के पास जिसमें हाइड्रोजन कम है, तो जाहिर है कि CH के पास जाएगा, CH2 के पास कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा H प्लस H2SO4 टूटता है किसमें, देखो H2SO4 टूटेगा तो ये बनता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, तो माइनस वाला जाएगा किसमें तुम्हारा प्लस वाला जाएगा CH3 आ गया CH2 के पास, तो CH3 बन गया, और ये बीच में आ जाएगा CH HSO4, जैसे भी हमने मार्कोनिक नियम में पढ़े थे उसी ढंग से ये प्रोडक्ट बनेगा। यही तुम्हारा हो गया। पांचवा नंबर है तुमको जल से संयोग, पांचवा नंबर देखो जल का संयोग, जल का संयोग। चलो तब लिखने की जरूरत नहीं है इसको, मतलब लिखने का मतलब हो गया तुमको मैकेनिज्म इसी में लिख देंगे, जैसे CH3 CH अम्ल की उपस्थिति में होता है ये प्रतिक्रिया, ये प्रोडक्ट इसमें क्या रहेगा प्लस H2O जल, और ये H प्लस की उपस्थिति में होगा। इसमें भी मार्कोनिकॉफ जो नियम था तुम्हारा, जैसे OH H प्लस OH माइनस में टूटता है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल आप समझ सकते हो रिएक्शन कि निगेटिव पार्ट आ जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो OH यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर CH3। और इसके मैकेनिज्म को भी लिखा जा सकता है, देखो इसका क्रिया विधि लिखते हैं, इस प्रतिक्रिया का क्या लिखते हैं, क्रिया विधि। अब यहाँ है तुमको H2O टूटेगा, H प्लस तुमको दिया हुआ H प्लस की उपस्थिति में H2O H प्लस, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब H प्लस गया यहाँ पर, तो H प्लस का क्या करेगा, इस प्लस तुमको दो तरह का कार्बोकेटायन बनाएगा, एक तो तुमको CH3 यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे जुट गया CH3, ये 2 डिग्री बन गया 2 डिग्री, और ये या CH3 CH2 CH2 प्लस, ये कम अस्थाई है 1 डिग्री कम अस्थाई बनेगा, यहाँ दो तरह की संभावना है। अब यहाँ पर जाकर के क्या होगा, H2O जो तुम्हारा है H2O जब ऐड करेगा, यहाँ H2O ऐड करेगा तो O से जुड़ जाएगा तो OH माइनस H प्लस रिलीज हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब ये बन जाएगा OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा, CH3 CHOH और CH3 मुख्य उत्पाद हो गया, और H प्लस क्या हो गया यहाँ रिलीज हो गया, OH माइनस जुड़ गया, और यहाँ पर इधर क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 CH2OH प्लस H प्लस, ये कम मात्रा में बनेगा, ये तुमको इसका जल का संयोग हो गया। तो ये तुमको जो है H2SO4 के प्रेजेंस उपस्थिति में H2SO4 जो है H प्लस का मतलब H2SO4 की उपस्थिति में क्या करा सकती है, प्रतिक्रिया को करा सकते हैं, इससे अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा आपको। तो जो है OH का मतलब क्या हो गया, अल्कोहल बना। ये हो गया तुमको छठा प्रतिक्रिया है तुमको ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण जो होता है तुमको एल्कीन को तुमको ऑक्सीकृत किया जा सकता है, एक होता है बेयर प्रतिकारक, जो कि तुमको बेयर प्रतिकारक का जो गुलाबी रंग होता है उसको ये क्या कर देगा, और उसको हटा एल्कीन से ऑक्सीकरण के बाद वो खत्म, एल्कीन का ऑक्सीकरण करने के बाद उसका जो है रंग खत्म होता है, इससे भी एल्कीन का भी टेस्ट होता है। दूसरा होता है कि जब KMnO4 H2SO4 पे जैसे प्रबल ऑक्सीकारक के साथ K2Cr2O7 के साथ करेंगे तो डबल बॉन्ड को वहां पर तोड़ देता है। तो दो तरह के ऑक्सीकरण को बताया गया है, और एक ऑक्सीकरण होता है ओजोनीय करण, जिसको हम लोग अगले नंबर में पढ़ेंगे 7वां नंबर में,
तो उसका अलग से नंबर ही दिया हुआ है। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण, उसका दो भाग कर देंगे, ऑक्सीडेशन इसको करते हैं, ऑक्सीडेशन। इसमें पहला भाग है ए नंबर, बेयर प्रतिकारक, बेयर प्रतिकारक, प्रतिकारक एल्कलाइन कम्युनिट, क्षारीय केमेनोफोर, क्षारीय केमेनोफोर के गुलाबी रंग को, गुलाबी रंग को रंगहीन कर देता हो, एल्कीन रंगहीन कर देता है, रंगहीन कर देता है। और इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, देखो जैसे कि यहां रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो या तुमको CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O जुड़ जाता है इससे, तुमको यहाँ पर आ जाएगा बेयर प्रतिकारक लिख दीजिए यहीं पर, एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट कहते हैं इसको, इसका नाम जानता है पोटासियम परमैंगनेट, परमैंगनेट KMnO4। इसके ऊपर से जब होगा तो ये तुमको CH3 CH यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ भी OH आ जाता है, ये ग्लाइकोल टाइप का कंपाउंड होता है। एक्चुअली में ग्लाइकोल होता है ये कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें अगर एल्कलाइन KMnO4 डालते हैं, एल्कलाइन KMnO4, ये बन जाता है CH2OH और CH2OH, इसको इथिलीन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल या ग्लाइकोल, इसको ग्लाइकोल के नाम से जाना जाता है। इस तरह के प्रोडक्ट का ये ऑक्सीकरण के बाद ये उत्पन्न करते हैं। किसके साथ? बेयर प्रतिकारक कहा जाता है, उसके साथ उसके गुलाबी रंग को ये क्या कर देगा? रंगहीन कर देता है, और ये तुमको उसके साथ OH करके वहां पे जुड़ जाएगा। ये एक ऑक्सीकरण हो गया तुमको। दूसरा तरह का ऑक्सीकरण जो बी नंबर में देंगे, जब प्रबल ऑक्सीकारक रहते हैं तो एल्कीन के डबल बॉन्ड जो होते हैं वहां से टूट जाते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। और अगर बनने वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर फॉर्मिक अम्ल होता है, HCOOH मिथेनोइक अम्ल, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। बाकी अम्ल रहेगा तो वह रह जाएगा। देखो जैसे कि प्रतिक्रिया के द्वारा देखते हैं, बी नंबर में है तुमको प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4 H2SO4 या K2Cr2O7 H2SO4 एल्कीन से प्रतिक्रिया कर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। जैसे देखो अगर है तुमको कार्बोक्सिलिक अम्ल या कीटोन भी बन सकता है, ये तुमको ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हुआ यहाँ पर, तो ये जो है तुमको जब KMnO4 H2SO4 दोगे यहाँ पर, या K2Cr2O7 H2SO4, तो इससे क्या हो जाएगा? ये तुमको डबल बॉन्ड इधर टूट जाएगा, ये बन जाएगा CH3COOH, इधर दो कार्बन का अम्ल बन गया, और इधर बन जाएगा HCOOH। तो HCOOH जो फॉर्मिक अम्ल बनता है, ये पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है CO2 और H2O में। तो ये जो एक कार्बन बना, ये तुमको अगर एक कार्बन बनता है तो ये क्या हो जाएगा? तुमको पुनः ऑक्सीकृत होगा। इसको कहते हैं लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं इसको, एसिटिक अम्ल। अगर एक कार्बन वाला बनता है, HCOOH बनता है, HCOH ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। लेकिन दो कार्बन या उससे ज्यादा रहेगा तो फिर वो COH ही रह जाएगा। जैसे अगर तुमको दूसरा उदाहरण दें इसका, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 होता, तो जाहिर इसमें अगर K2Cr2O7 H2SO4 देते, तो दोनों तरफ CH3 COH इधर भी बन जाता, डबल बॉन्ड से इधर टूट गया, प्लस उधर से मतलब बन जाता CH3 COOH, दोनों तरफ से यही बन जाएगा। तो अगर एसिड एक कार्बन है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर एक कार्बन से ज्यादा है तो क्या बन जाएगा? तब वह जाहिर कार्बोनिक अम्ल के रूप में ही रह जाएगा। मिथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल इस ढंग से भी नेमिंग करते हैं, इसका नाम नेमिंग जानता होगा। अब वो कीटोन भी मिल सकता है। जैसे एक और तरह का क्वेश्चन देते हैं इसमें, CH3C, यहां पर ब्रांच दे दीजिएगा, डबल बॉन्ड CH CH3,
देखो इसमें क्या होगा, इसमें K2Cr2O7 और H2SO4 अगर डालते हैं सपोज है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो CH3 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कीटोन ही रह जाएगा, लेकिन इस साइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो यहाँ पर ब्रांच में रहे तो वहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बन पाता, बल्कि कीटोन बनता है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसको मतलब नीचे जो ब्रांच होता है इसको सीधा कर दिया, प्रोपेन 2 ऑन बन गया, और दूसरा साइड से एसिड ही बनेगा CH3COOH, ये तुम्हारा हो गया प्रोपेन 2 ऑन, कीटोन बन गया प्रोपेन 2 ऑन, और ये इथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक एसिड। हाँ, तो ये तुम्हारा बन गया, कीटोन भी बन सकता है, कार्बनिक अम्ल भी बन सकता है, अगर ब्रांच में रहे तो क्या बन सकता है, इसमें ऑक्सीजन होने के बाद कीटोन भी प्राप्त हो सकता है। ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीकरण हो गया तुमको ए बी करके। अब अगला है 7वां है ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन, तो ओजोनी अपघटन में यही है कि पहले ओजोन से उसको प्रतिक्रिया कराते हैं डबल बॉन्ड को, और फिर उसमें H2O2 OH माइनस Zn की उपस्थिति में जब डालते हैं हम लोग, उसका जल अपघटन करेंगे, तो उससे तुमको जो है एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होगा, तो दोनों ये अपघटन, और डबल बॉन्ड वहां से टूट जाता है। तो नंबर 7 ओजोनी अपघटन, नाम ये होता है टूटना, ओजोनी अपघटन, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस LYSIS। ओजोनी अपघटन में एल्कीन द्विआबंध को तोड़कर एल्डिहाइड या कीटोन देता है, जब जैसे कि ब्रांच में अगर कुछ कोई मिथिल ग्रुप वगैरह रहा है, एल्किल ग्रुप, तो कीटोन देगा, नहीं तो एल्डिहाइड बनाएगा। तो दो स्टेप में इस प्रतिक्रिया को लिख सकते हैं, जैसे एक प्रतिक्रिया लिख देते हैं जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन जाए। चलिए CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे दिए C, इधर CH3 ब्रांच से इधर कीटोन बनेगा, और इधर नहीं है तो देखो इसमें क्या है, तुमको पहले ओजोनी अपघटन में 2 प्रतिकार, पहले O3 जोड़ते हैं तो उसका O3 पहला प्रतिकारक, दूसरा प्रतिकारक होता है, दूसरा एक ही बार में दोनों लिख देंगे OH माइनस ऑब्लिक Zn की उपस्थिति है। उससे क्या होगा, डायरेक्ट देखो आंसर लिखते हैं इसका, यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ दोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्ड O जोड़ दोगे, तो जैसे यहाँ पर CH3 यहाँ पर है, इस साइड से दोनों साइड से करेंगे, CH3 CH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O जोड़ना है, तो C डबल बॉन्ड O, और H यहाँ है तो H रह जाएगा, और दूसरा साइड से इसको देखो प्लस, वहां भी डबल बॉन्ड टूटेगा, जहां से वहां तक पहुंचेगा C, वहां पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और CH3 जो नीचे था उसको सीधा कर दीजिए, ये कीटोन बन गया। जहां पर ब्रांच रहेगा जिस साइड से, देखो यहाँ से फिर से समझो, काफी आसानी से बता रहा है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन 6वां 7वां 8वां ये सब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसी पर आता है। तो इसमें क्या बताया कि देखो जैसे CH3 CH है, यहाँ डबल बॉन्ड, जहां पे यहाँ तोड़ के डबल बॉन्ड O लिखना है दोनों साइड से, एक बार एक प्रोडक्ट इधर से लिखेंगे तो बनेगा, एक प्रोडक्ट उल्टा साइड से लिखेंगे तो बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O जुट जाएगा। देखो जैसे दूसरा उदाहरण होता है इसी का। अब देखो जैसे कि अगर क्लोज चेन रहा, जैसे इस तरह का चेन है, इस तरह का चेन होगा, जिसमें तो यहाँ पर से जैसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है, पता होगा सब जगह, एक क्या है, एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रहता है, नहीं कुछ क्या हाइड्रोजन रहता है, 2 रहेगा, 4 बॉन्ड टूटा है। तो अब इस कंपाउंड के यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, अगर 4 कार्बन है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड इधर से टूट जाएगा, लेकिन ये तो जुटले रहेगा, यहाँ पर चारों कार्बन एक के साथ रहेगा। ओजोनी अपघटन करेंगे, ओजोनोलिसिस करना है, तो ये जो दोनों यहाँ से टूट जाएगा, लेकिन यहाँ से टूटेगा तो यहाँ क्या लिखाएगा, CHO लिखाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O H होगा, देखो इस साइड से लिखेंगे तो CHO, और फिर नीचे वाला कार्बन आएगा CH2, फिर CH2, और फिर इधर क्या होगा, इधर वाला CHO, इस ढंग से बन जाएगा। देखो क्या किया, इसको भी यहाँ से हम तोड़ दिए इस साइड से, C डबल बॉन्ड OH लिखे पहले, फिर ये कार्बन लिखे, फिर ये कार्बन लिखे, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लिख दिए। मतलब दोनों अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि इस साइड से जुड़ा होगा, जैसे इस समय अलग हो जाता है, बिकॉज से इधर साइड से जुड़ा हुआ नहीं रहता, यहाँ से टूटता है, दोनों अलग हो जाता है। इसमें जो है अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो ये अलग क्या नहीं हो पाएगा, तुम्हारा नहीं हो पाएगा।
जैसे एक और उदाहरण देते हैं जिसमें कि दो तरफ डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि CH3CH डबल CH, फिर हो गया तुमको CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसमें अगर ओजोन अपघटन करेंगे, ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, देखो CH3CH है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इधर एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CH यहाँ टूट जाएगा और फिर यहाँ पर भी इधर से भी डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, इधर भी, तो दो तरफ इसको CH हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा CH3, यहाँ पर तो C डबल बॉन्ड OH कर दिया, पहला टूट के अलग हो गया, फिर बीच वाला टूटेगा तो इसमें दोनों साइड से डबल बॉन्ड, इधर भी H हो जाएगा, इधर भी OH हो जाएगा। इसको ग्लाइऑक्सिल कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सिल का नाम होता है। एक तरफ जो लास्ट वाला है वो बन जाएगा HCHO बन जाएगा, एक कार्बन है तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड HCHO। इस तरह से क्या होता है तुम्हारा, इसको तोड़ के क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब इसके उल्टे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये इधर का प्रोडक्ट दे देगा और बोलेगा इधर का ई क्या एल्कीन था, तो इसमें क्या करना है, डबल बॉन्ड हटा करके वो उसको मतलब डबल बॉन्ड ओ हटा दीजिए, डबल बॉन्ड दोनों क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। ऐसा क्वेश्चन देखा हो तुम 6वां 7वां 8वां इस क्वेश्चन में क्या क्या हुआ तुम्हारे एक्सरसाइज में, उल्टा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इससे उस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको ध्यान रखोगे, और जहां भी दिक्कत हो राइट ऐप के माध्यम से कभी भी हमसे संपर्क करके कोई भी चीज क्वेश्चन में हिंट चाहो ले सकते हो। तो अब है तुमको बहुलीकरण है, बहुलीकरण जानिए कि इथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है, जैसा कि सुना ही होगा, पॉलीथीन काफी फेमस है। तो इथीन जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथीन कहते हैं, पहले इसको इथीन कहा जाता है, पॉलीथीन। तो इथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है, जो कि जहरीले प्रदूषण भी काफी क्रिएट करता है, जिसकी काफी चर्चा होती है। प्लास्टिक मटेरियल है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है कीड़ा मकोड़ा के द्वारा, इसलिए प्रकृति में बना रहता है। ये काफी हानिकारक है, लेकिन फिर भी काफी सुविधाजनक होने के कारण इसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। 8वां नंबर है बहुलीकरण। ये तो सबसे प्रमुख बहुलक है इसका, इसको कहते हैं बहुलीकरण का इंग्लिश होता है पॉलीमेराइजेशन, POLY पॉलीमेराइजेशन। इथीन के बहुलीकरण से, इथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो बहुलीकरण जो करते हैं तो उसमें बहुत से उत्प्रेरक या उच्च ताप दाब की सबके प्रति उपस्थिति में कराया जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसके एन मोल अगर रहेंगे तो उत्प्रेरक जैसे रहता है, बहुत सारा जिगलर नाटा का उत्प्रेरक है जो कि रूम के ताप पर ही कर देता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीथीन बनाने में काम करता है। इसे नाम लिख देते हैं जिगलर नाटा, याद रख पाओगे, रख लेना प्रतिकारक, इससे रूम के ताप पर भी हो जाएगा, और नहीं तो उच्च ताप दाब के आधार पर अलग अलग प्रतिकारक भी इसमें यूज में आते हैं। जिससे प्रतिक्रिया के या उत्प्रेरक भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा काम में इसका नाम जिक्र इसमें नहीं किया हुआ है। यहाँ CH2 हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, इधर भी जुटने के लिए छोड़े रहेगा, इधर भी, और फिर बहुत से अणु इसके जुटते जाएंगे, CH2 अंतहीन, यही होगा पॉलीइथीन। ये क्या होगा, पॉलीइथीन बन गया, पॉलीथीन, और ये था इथीन, इसका बहुलीकरण हो गया। इथीन का बहुलीकरण से क्या बन गया, तुमको पॉलीथीन बन जाता है। ये बहुलीकरण प्रतिक्रिया हो गई, और जाहिर है इसी से पॉलीथीन सबको बनाया जाता है अलग अलग। तो ये तुम्हारा था रासायनिक गुण के, एल्कीन का रासायनिक गुण आज हम लोग पढ़े, जिसमें काफी प्रतिक्रियाएं थी, जिसको हमने इस लेक्चर में शामिल किया। तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह भी बनाओगे, जहां दिक्कत हो राइट लैब के माध्यम से कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो, फोन या व्हाट्सएप इन सबों के माध्यम से, और अपनी टाइम भी बुक कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। कितना देर हो गया?